देश में अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। सभी की नजरें इस समय 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई है और सभी को इंतजार है कि राष्ट्रपति पद पर अब रामनाथ कोविंद के बाद कौन आएगा। तो उधर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कुर्सी पर बैठेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। दोनों ही पक्षों में मंथन के बाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर दिया है, तो वहीं विपक्ष ने भी मजबूत दावेदार यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। अब ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में काफी लंबे समय तक काम कर चुके हैं और आज भी उन्हें पार्टी में कई नेता पसंद करते हैं। तो ये देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि यशवंत सिन्हा एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल कादियान। आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और कौन किसे मात दे सकता है। अगले महीने जुलाई में देश को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। 18 जुलाई को इसके लिए चुनाव होने हैं, जिसमें जीत हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। एनडीए ने ओडिशा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू पर दांव खेला है, तो उधर विपक्ष ने बीजेपी में रहे दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया है और राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहली बार किसी महिला आदिवासी उम्मीदवार को वरीयता दी गई है। हम आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के उम्मीदवार के रूप में घोषित करते हैं। निर्वाचित होने पर 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने क्यों द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया है और कैसा रहा द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। वो एक आदिवासी जातीय समूह संस्थाल परिवार से ताल्लुक रखती है। ओडिशा के आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी थी और राज्यपाल बनने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रही है। यही नहीं, द्रौपदी मुर्मू साल 2000 में गठन के बाद से 5 साल का कार्यकाल यानी कि 2015 से 2021 पूरा करने वाली झारखंड की पहली राज्यपाल हैं। इसके अलावा उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वो 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्यिक एवं परिवहन मंत्री भी रही हैं। इसके अलावा 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री थी। बताया जाता है कि द्रौपदी ने एक शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर ओडिशा की राजनीति में प्रवेश किया। साल 2000 से 2004 तक ओडिशा विधानसभा में रायरंगपुर से बीजेपी का टिकट पर विधायक भी रही थी। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पार्टी के भीतर कई प्रमुख पदों पर काम किया है। बीजेपी ने मुर्मू को मैदान में उतारकर आदिवासी कार्ड खेला है। अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी और गुजरात, मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है, इसीलिए आदिवासी मतदाता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यशवंत सिन्हा झारखंड से आते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में काम किया है और उन्हें पार्टी के कई नेता आज भी पसंद करते हैं। यशवंत सिन्हा का राजनीतिक सफर बेहद ही दिलचस्प रहा है और उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी को चुनाव में हारने का डर भी सता रहा है। यशवंत सिन्हा फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी के धुर विरोधी हैं। हालांकि यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा हजारीबाग में बीजेपी सांसद है और इससे पहले हजारीबाग लोकसभा सीट से यशवंत सिन्हा सांसद हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा का राजनीतिक सफर दिलचस्प है। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को बिहार के पटना में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक बतौर शिक्षक काम किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस की तैयारी भी की और 1960 में उनका आईएएस में चयन भी हो गया, जिसके बाद यशवंत सिन्हा ने 24 साल तक काम किया। इस दौरान वो कई अहम पदों पर काबिज रहे। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 साल तक सचिव और उप सचिव के पद पर भी काम किया। इसके बाद उनकी नियुक्ति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में उप सचिव के पद पर हो गई। यशवंत सिन्हा ने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय दूतावास में अहम जिम्मेदारी भी संभाली। बता दें कि साल 1971 से 1974 तक जर्मनी में भारतीय दूतावास के पहले सचिव
यशवंत सिन्हा नियुक्त किए गए थे। काफी लंबे समय तक IAS में रहने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद राजनीति में एंट्री ले ली। दरअसल यशवंत सिन्हा बिहार के समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के विचारों से बेहद प्रभावित थे और साल 1984 में जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए। इसके बाद साल 1986 में उन्हें पार्टी का महासचिव पद दिया गया और साल 1988 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद यशवंत सिन्हा ने नवंबर 1990 से जून 1991 तक चंद्रशेखर सरकार के वित्त मंत्री के रूप में काम किया। तो वहीं जून 1996 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और मार्च 1998 में साल 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे और फिर विदेश मंत्री रहे। खास बात यह है कि उन्हें सरकार की सबसे शक्तिशाली नेताओं में गिना जाता है। साल 2009 में यशवंत सिन्हा ने बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के राज में उन्हें किनारे कर दिया गया, जिसके बाद साल 2018 में यशवंत सिन्हा ने पार्टी छोड़ दी। माना जाता है कि यशवंत सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। जब साल 2018 में उन्होंने बीजेपी को छोड़ा, तब यशवंत सिन्हा ने कहा कि मोदी और बीजेपी को मौजूदा नेतृत्व लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो वहीं साल 2021 में वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन अब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। अब राजनीतिक दलों ने तो दिग्गज पर दांव लगा दिया है, लेकिन अगर समीकरणों को देखें तो राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं। राज्यसभा में 233, लोकसभा में 543 और सभी राज्यों की विधानसभा में 4033 सीटें हैं, यानी कुल मिलाकर इनकी संख्या 4809 हो जाती है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए मतदाताओं के वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 है और चुनाव में जीत के लिए 5,43,216 वोट चाहिए होंगे। फिलहाल एनडीए गठबंधन के पास लगभग 48% वोट यानी कि 5,26,000 वोट हैं, यानी कि एनडीए के पास जीतने के लिए अभी 13,000 वोट कम है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के पास 23% के लगभग वोट हैं। भले ही यूपीए के मुकाबले बीजेपी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन क्षेत्रीय दल उसका खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर देश के सभी क्षेत्रीय दलों ने उसे अपना समर्थन दे दिया तो बीजेपी उम्मीदवार के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। क्षेत्रीय दलों में टीएमसी, सपा, वाईएसआर, टीआरएस, बीजेडी, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टी शामिल है। अगर ये दल साथ आते हैं तो विपक्ष के पास एनडीए से 2% ज्यादा यानी कि 51% वोट लगभग हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में एनडीए को हार का सामना करना पड़ सकता है। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।